नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंट मनके अथवा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। चर्चा कीजिए कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था। आंसर होगा, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियल सुंदर लाल रंग का, जैस्पर स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्याँस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। ये दो तरीके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। पहला, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। दूसरा, उन्होंने राजस्थान के खेतरी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजा। दूसरा क्वेश्चन है, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है? अपने तर्क से व्याख्या करें। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी कम जानकारी निम्नलिखित कारणों से है। उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करने हेतु अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं, जबकि अन्य सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था? उत्तर, आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंघम के द्वारा अपनाए गए नए तकनीक का क्या अंतर था? मार्शल प्रस्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टेले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों में संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरातत्वों को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। RIM विलियर ने इस समस्या का निदान किया। विलियर ने पहचाना कि एकमात्र क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। अगला क्वेश्चन, सावधान। हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है। व्याख्या करें। सावधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृदभांड आभूषण मिले हैं, जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु पर्यंत किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों सावधान के आभूषण मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई जल निस्तारण प्रबंध के बारे में लेख लिखें। इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल विकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गाढ़े
चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिनको ऊपर उठाकर उन गलियों की सफाई की जा सकती थी। घरों के बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी के विकास के लिए बड़ी नालियाँ का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था। घरों में गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इस तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। उत्तर, विद्वानों की राय है हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले, जैसा कि मृद्भांडों, मुहरों, माटों, ईंटों से स्पष्ट है। बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों की विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, उनके नियोजन करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरों का निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लेना, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य स्वतः शासक ही करता था। कुछ पुराविद यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के समान हड़प्पाई लोगों में भी एक पुरोहित राजा होता था, जो प्रासाद महल में रहता था। लोग उसे पत्थर की मूर्तियों में आकार देकर सम्मान करते थे। धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा किया या करवाया जाता था। कुछ पुराविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुराविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते थे कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं के में समानताओं, नियोजित बस्तियों के कच्चे माल, ईंटों के आकार, सुनिश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? हाँ, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित उदाहरणों से बात को दर्शाते हैं। नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थी। घर पक्की लाल ईंटों के बने थे और एक से अधिक मंजिला में थे। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानघर थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जो मुख्य जल निकासी से जुड़ी थी। हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन दिखने को मिलते हैं। लोथल के डॉकयार्ड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए। नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लोगों के कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखें। हड़प्पाई लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्खनन के दौरान अनाज के दानों का पाया जाना इस ओर संकेत करता है कि किंतु कृषि की विधियों का स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। खेतों के जोतने के संकेत कालीबंगन से मिले हैं। मुहरों पर वृषभ का चित्र पाया जाना भी इस ओर ही संकेत करता है। इस आधार पर पुराविद अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग पाया जाना भी इस ओर ही संकेत करता है। इस आधार पर पुराविद अनुमान लगाते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। कई स्थलों से मिट्टी के बने हल भी मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि 2 फसलें एक साथ भी उगाई जाती थी। मुख्य कृषि उपकरण कुदाल थी तथा फसल काटने के लिए लकड़ी के हथों पर पत्थर या धातु के फलक लगाए जाते थे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का विकसित किया गया था, क्योंकि यह क्षेत्र अर्ध शुष्क प्रवृत्ति का है। सिंचाई के मुख्य साधन नहर
और कुएं थे। अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं, प्राय सभी जगह कुएं मिले हैं और धौलावीरा में जलाशय मिला है। समतल सिंचाई हेतु तो इसमें जल संचय किया जाता होगा। अगला क्वेश्चन, चर्चा कीजिए कि पुराविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्य का भी सहारा लेना पड़ता है और वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य में समानता ढूंढते हैं। भोजन अथवा भोज्य पदार्थ की पहचान के लिए मिले अवशेषों में अन्न तथा अनाज पीसने या पकाने के यंत्र अथवा बर्तनों का अध्ययन किया जाता था। पुराविद पुरावस्तुओं को ढूंढकर उनका अध्ययन कर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुरावस्तुओं की खोज उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुराविद अपने खोजों को वर्गीकृत करते हैं। पुराविदों को संदर्भ की रूपरेखा भी विकसित करनी पड़ती है। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए प्रस्तर, पिंड, औजार, तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल इत्यादि ढूंढते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां से संबंधित होता है। किसी भी वस्तु को उसकी वर्तमान उपयोग से जोड़ा जाता है। संस्कृति और सामाजिक भिन्नता को जानने के लिए कई अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं। संविधान का अध्ययन ऐसा ही एक प्रयोग है। पुराविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उसके उत्खनन स्थल से भी करते हैं। धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हुआ।